Welcome to my YouTube channel. So let's begin today's video lecture. So who can be an auditor? कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि क्वालिफाई कर सकता है टू बी एन ऑडिटर? तो बेसिकली इसके दो पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से हैं, बहुत इजी हैं कि हु कैन बी एन ऑडिटर. नंबर वन इज़ कि जिसको स्टेट कह दे, जिसको स्टेट की तरफ से ऑर्डर आए, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए, जो स्टेट है वो डिसाइड कर दे, चूज़ कर ले कि ये बंदा जो है ये आपकी कंपनी का ऑडिट करेगा. ठीक है. नंबर सेकंड इज़ कि जो कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, प्रोफेशनल बॉडी एज एन जैसे कि ACC है, तो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर ऑडिट कर सकता है, या फिर जिसको स्टेट ऑर्डर करते हैं कि उसने ऑडिट करना है. ऑब्वियसली स्टेट भी उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह और उसकी कॉम्पिटेंस वगैरह देख के ही करेगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ हु कैन नॉट बी एन ऑडिटर. अब ये तो बता दिया कि ऑडिट कौन कर सकता है, अब बारी है कि कौन ऑडिट नहीं कर सकता. तो इसका भी जो एक पॉइंट है वो पहले वाले से सिमिलर है कि जिसको स्टेट मना कर दे, जिसको स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर दे कि ये बंदा अब आगे से ऑडिट नहीं करेगा. हो सकता है उसने कोई लॉ ब्रीच किया हो, या कोई ऑलरेडी उसके ऊपर उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ठीक ना हो, वगैरह वगैरह. इट कैन बी एनी रीज़न. अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ऑडिटर कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा तो वो भी ऑडिट नहीं कर सकता. कोड ऑफ एथिक्स एज एन कि अगर वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी में, उसकी इंटेग्रिटी में, कॉन्फिडेंशियलिटी में, या किसी इस तरह की किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता. आई विल बी एक्सप्लेनिंग कोड ऑफ एथिक्स इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो मूविंग ऑन. हु कैन अपॉइंट ऑडिटर. अब ऑडिटर को अपॉइंट कौन कौन कर सकते हैं? तो नंबर वन इज शेयर होल्डर्स. ऑब्वियसली ऑडिटर को शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना काम करवाना है. उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि जो डायरेक्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो हमारे इंटरेस्ट में काम कर रही है या नहीं कर रही. तो शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग्स में ऑडिटर्स को अपॉइंट किया करते हैं. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टर्स की भी है कि डायरेक्टर्स भी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, but in some specific situations, in some specific circumstances. अब वो circumstances हमारे पास कौन से होते हैं कि in case आपकी कंपनी जो है वो न्यू रजिस्टर्ड हुई है, अभी तक उसकी कोई भी AGM कंडक्ट नहीं हुई, तो जब तक फर्स्ट AGM कंडक्ट नहीं होती तब तक डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है, वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, बट जब AGM होगी तो शेयर होल्डर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि वही ऑडिटर उसी ऑडिटर को रहना चाहिए जो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, या चेंज कर देना चाहिए. ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. वही अभी जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि स्टेट जो है वो भी अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर, सॉरी शेयर ऑडिटर को. स्टेट भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है. ओके, मूविंग ऑन. रिमूवल ऑफ ऑडिटर. अब ऑडिटर को रिमूव भी हम कर सकते हैं, बट उसकी भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं. हम क्यों कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सब नंबर वन पॉइंट इज मेजॉरिटी एट AGM. कि एनुअल जनरल मीटिंग में अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वोट कर देते हैं, यानी कि मोर देन 50% शेयर होल्डर्स ये कह देते हैं कि हमें ये ऑडिटर नहीं चाहिए, तो वो ऑडिटर उसी टाइम रिमूव हो जाता है, बट विद स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस. स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में रीज़न लिखी होती है कि वो ऑडिटर को क्यों रिमूव कर रहे हैं. तो मेजॉरिटी एट AGM, यानी कि AGM पे अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि ऑडिटर को रिमूव करना चाहिए तो ऑडिटर रिमूव हो जाता है, बट विद द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस. नेक्स्ट इसका पॉइंट हमारे पास है टेन्योर का.
जब एक ऑडिटर का टेन्योर पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी ऑडिटर को रिमूव करना पड़ता है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। उसका टेन्योर होता है 7 ईयर्स। तो एक ऑडिटर कॉन्टीन्यूसली 7 ईयर्स तक एक कंपनी का ऑडिट कर सकता है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो फिर कभी नहीं उसको ऑडिट कर सकता। उसके बाद ये होता है कि 2 साल वो फिर उस कंपनी का ऑडिट नहीं करेगा। 2 साल के बाद वो दोबारा फिर उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है। और जो बीच में 2 साल का गैप आता है उसको हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इन केस कि अगर किसी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस रिस्क में है, कि उसका किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट कंपनी में शो हो रहा है या उसकी इंडिपेंडेंस किसी भी और वजह से रिस्क में है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंसेनिटी, कि अगर ऑडिटर जो है वो मेंटली सिक हो जाता है, ही इज़ नॉट वेल, तो तब भी उसको रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिटर को रिमूव किया जाता है, ऑडिटर खुद भी रिज़ाइन कर सकता है, बट इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि उसको स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस के साथ ही रिज़ाइन करना पड़ेगा। उसको वजह बतानी पड़ेगी कि वो क्यों छोड़ा है। मोस्टली जब ऑडिटर्स रिज़ाइन करते हैं तो मोस्टली रीज़न यही होता है कि उनकी इंडिपेंडेंस रिस्क में होती है। ऑडिटर्स राइट। अब कुछ राइट्स हैं ऑडिटर के। अब राइट उसके ड्यूरिंग ऑडिट भी होते हैं और ऑन रेजिग्नेशन भी होते हैं। तो अभी बिकॉज हम रेजिग्नेशन का पढ़ के आए हैं, तो आई थिंक पहले मैं यही बता दूं कि रेजिग्नेशन में अगर जब वो रिज़ाइन करता है ऑडिटर, चाहे वो रिज़ाइन करे या उसको रिमूव किया जाए, दोनों कंडीशंस में ये उसका राइट है कि उसको स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस मिलनी चाहिए और उसके अंदर एक्सप्लेन कर होना चाहिए पूरे सर्कमस्टांसेस के उसको क्यों निकाला है। ओके, ड्यूरिंग ऑडिट उसके कुछ राइट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट उसका ये है कि एक्सेस टू ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जितनी भी कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स पहले मौजूद हैं ट्रांजैक्शंस के, उन सब की एक्सेस जो है वो ऑडिटर को होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी ऑडिटर को लाजमी मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ AGM नोटिस। जब कंपनी AGM करेगी, एनुअल जनरल मीटिंग्स उसकी होंगी, तो ऑडिटर को उसका नोटिस लाजमी मिलना चाहिए, ताकि उसको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और क्या AGM हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू बी हर्ड एट AGM, कि AGM एक तो वो अटेंड कर सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहाँ पर अगर उसको कुछ लगे कि उसको यहाँ बोलना चाहिए, AGM में कुछ बताना चाहिए या कुछ पूछना चाहिए, तो ये उसका राइट है कि वो ये भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रिसीव कॉपीज़ ऑफ रिटन रेजोल्यूशंस, कि AGM में जो रेजोल्यूशंस पास होते हैं उन सब की कॉपी, एक कॉपी जो है वो ऑडिटर के पास लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑडिटर्स ड्यूटीज़। अब जो ऑडिटर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है उसकी ओपिनियन की, कि ही हैज़ टू गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वेदर दे आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ कंपनी और नॉट, कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। तो फर्स्ट ड्यूटी जो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो ओपिनियन देना है। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी है कोड ऑफ एथिक्स, जो अभी मैंने 5 कोड ऑफ एथिक्स पहले डिस्कस किए थे। क्या वो थे इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सेट्रा, तो वो उसको उसने ब्रीच नहीं करना। कोड ऑफ एथिक्स में रहते हुए उसने सारा ऑडिट परफॉर्म करना है। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसने ये मेक श्योर करना है कि जितना भी काम कंपनी में हो रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह तैयार हो रही हैं, वो सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंप्लायंस विद लॉ। उसने जितना काम करना है लॉ के साथ कंप्लाई करते हुए करना है। लॉ के बाहर जाके कोई काम वो नहीं कर सकता, ये उसकी ड्यूटी है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, and if you have any other queries, please do let us know via comment section, and please subscribe our channel. Thank you.